नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। जैक डोर्सी साहब ने, जो ट्विटर के पुराने सीईओ और फाउंडर थे, उन्होंने थोड़ा तूफान ला दिया है। तूफान क्या ला दिया है? एक सच जो सबको मालूम है, एक ऐसा तथ्य जो सबको पता है, उसको उन्होंने फिर से कह दिया है। ये जो जैक डोर्सी साहब हैं, ये ट्विटर इन्होंने स्टार्ट करने वाले, उसके फाउंडर ये थे और उसके सीईओ भी रह चुके हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में जो मैं बताया कि किस तरह से फार्म एजिटेशन के समय, जब किसान आंदोलन हो रहा था, किस तरह से कुछ जर्नलिस्ट के लिए सरकार, जो भारत की सरकार है, वो ट्विटर के ऊपर दबाव बनाती थी कि कुछ अकाउंट्स को बंद करिए, कुछ ट्विटर ट्वीट्स को हटाइए, इत्यादि इत्यादि। आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड दे दूं। ट्विटर जो है एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट बोलते हैं, छोटे छोटे आप इसमें कन्वर्सेशन। और इस समय ऐसा लग रहा है कि मेरे मतलब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, उनका कहना है कि दुनिया का विमर्श अब ट्विटर पे से मटाया है। हालांकि मैं ट्विटर पे हूँ, मेरा अकाउंट है, लेकिन मैं बहुत एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन दिन भर ट्वीट होता रहता है। 2006 में इसको हमारे जैक डोर्सी साहब ने शुरू किया अपने सहयोगियों के साथ। अक्टूबर 22 में, अभी पिछले साल ही, एलन मस्क साहब, जो बड़े उद्योगपति हैं दुनिया के, कभी 2 नंबर के हो जाते हैं, कभी 4 नंबर के हो जाते हैं, कभी 6 नंबर, कभी क्या नंबर ऊपर नीचे, उन्होंने इस ट्विटर को, कंपनी को अक्वायर कर लिया है और उसके वो सीईओ भी बन गए थे, वही उसको चला रहे थे। अभी 5 जून को, 4, 5, 6, 10 दिन पहले एक नई सीईओ उनको मिली हैं, लिंडा ये कारनो। ये आ गई हैं और ये पहले फॉर्मर सेल्स हेड ऑफ एनबीसी यूनिवर्सल थी, मूल रूप से एड फर्म थी। और एक चीज़ ये समझने वाली है कि ट्विटर इज़ अ बिजनेस मॉड्यूल। ट्विटर प्रॉफिट के लिए है। यहाँ पे ट्विटर ठीक है, वो सोशल मीडिया साइट है, सब कुछ है, लेकिन वो अल्टीमेटली उसका एम प्रॉफिट है। और इसीलिए उसके जो नई सीईओ आई हैं वो एड कंपनी से आ रही हैं, और जहाँ पे प्रॉफिट, एड, मार्केटिंग, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जो ये मैंने विकिपीडिया से लिया है, ये मैं टैली लगा दे रहा हूँ, दुनिया के एज ऑन 30 मार्च 2023 में जो 11 सबसे बड़े ऐसे लोग जिनको सबसे ज़्यादा लोग फॉलो करते थे, वो 11 लोगों की सूची साथ में मैं दे रहा हूँ। उसमें बड़ी बात है, 8वें नंबर पे हमारे मोदी जी हैं। मोदी जी दुनिया के उन 11 लोगों में जिनको सबसे ज़्यादा, जिनके फॉलोअर्स हैं, उसके 8वें नंबर पे हैं। उनके 87 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 8 करोड़ 70 लाख। और इस 11 की लिस्ट में केवल 3 पॉलिटिशियन हैं। 2 नंबर पर बराक ओबामा साहब हैं, 8 नंबर पर मोदी जी हैं विद 87 मिलियन, एंड विद 87 मिलियन वो इनके जो सबसे घनिष्ठ दोस्त हैं, अब की बात ट्रंप सरकार, डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं। दोनों एक ही तरह के पॉलिटिक्स करने वाले, एक दूसरे के अच्छे मित्र। अब इसके सामने थोड़ा बता दें राहुल गांधी जी का, इनके 87 मिलियन है। राहुल गांधी जी बहुत ही पीछे हैं इनसे, दूर दूर तक, आसपास नहीं है। 23-24 मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं करीब, मतलब मोटे तौर पे 2.5 करोड़ के आसपास। हालांकि राहुल गांधी के बारे में जब बात हुई है तो एक और चीज बता दें कि राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल अगस्त 2021 में ब्लॉक कर दिया गया था, और फिर वो ब्लॉक रहा। फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक मतलब उनको एक धमकी दी, उन्होंने ट्विटर कंपनी को, कि अगर ये आप इसको ठीक नहीं करेंगे, फिर हम एक स्टोरी करने जा रहे हैं इस बात पे कि इनका किस तरह से राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल ब्लॉक किया गया है किसी के दबाव में। उसके बाद ट्विटर ने उसको अनब्लॉक कर दिया था और राहुल गांधी का फिर ट्विटर अकाउंट खुल गया था। अब आप ये ठीक से समझ सकते हैं कि राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल ब्लॉक कराने में किसका इंटरेस्ट है और कौन कराता है, और कौन देश में इस तरह के काम कराता है, कराने का किसकी ट्रैक रिकॉर्ड है। अभी क्या हुआ कि जैक डोर्सी साहब ने एक यूट्यूब चैनल है ब्रेकिंग पॉइंट, उसके साथ एक बातचीत के दौरान उन्होंने ये सारी बातें कही जिसको लेके देश में बवाल मचा हुआ है। ये अमेरिकन यूट्यूब चैनल है, अप्रैल 2021 में शुरू हुआ। इसके करीब 9,83,000 सब्सक्राइबर्स हैं, और इसके 2 स्टार होस्ट हैं। ये मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे को 3 दिन अपने प्रोग्राम को मतलब ब्रॉडकास्ट करता है। और क्रिस्टल बॉल एंड सागर एजिटी इसके 2 स्टार होस्ट हैं। कभी कभी साथ साथ करते हैं, कभी कभी अलग अलग करते हैं। और ये अपने डिस्क्रिप्शन में लिखता है ब्रेकिंग पॉइंट कि फियरलेस एंटी एस्टैब्लिशमेंट यूट्यूब शो एंड पॉडकास्ट। एंटी एस्टैब्लिशमेंट कहता है कि हम सरकार से सवाल पूछते हैं, हम
सिस्टम से सवाल पूछते हैं। अब डोरसी साहब ने इस इंटरव्यू में, जब ये इंटरव्यू ब्रेकिंग पॉइंट का लिया जा रहा था अमेरिकन चैनल का, तो उनका कहना था कि भारत सरकार ने धमकी दी थी कि ट्विटर बंद कर देने की, अगर उसने 2020-2021 के किसान आंदोलन के ट्वीट्स और अकाउंट्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। ये डोरसी साहब किसान आंदोलन, उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने जो पत्रकार सरकार के लिए क्रिटिकल हैं उनके अकाउंट्स को भी रिस्ट्रिक्ट करने को कहा था। ये इस इंटरव्यू में उन्होंने ये बोला। एक और आज सुबह राजदीप सरदेसाई का मैं एक ट्वीट देख रहा था, उन्होंने ये कहा कि मुझे कष्ट हुआ है ये देख के कि इजिप्ट और टर्की के साथ हिंदुस्तान का नाम लिया गया। वो पूरी बात समझ लीजिए क्या है। डोरसी साहब जब ये बात कर रहे थे तो उन्होंने 3 देशों के एग्जाम्पल दिए थे। पहला इंडिया था, फिर टर्की और नाइजीरिया था, कि वहाँ की सरकारें इस तरह से ही प्रभावित करती हैं और मतलब जैसे जो धमकी देती हैं इत्यादि इत्यादि। डोरसी के अनुसार जो धमकी दी गई थी उसमें पहला यह था कि ट्विटर इंडिया को शट डाउन कर देंगे, दे विल बैन ट्विटर इंडिया। और उन्होंने ये भी कहा कि ट्विटर के लिए बहुत अहम बात है क्योंकि इंडिया एक सबसे बड़ी मार्केट है उनके लिए, तो वहाँ पे मतलब अगर सरकार बाँह मोड़ती है तो बहुत आसान डिसीजन उनके लिए नहीं होगा कि उसको रेजिस्ट करना। दूसरा उनको धमकी दी गई थी कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके घर पर छापे मारे जाएंगे, जो उन्होंने किया। उन्होंने गुड़गांव में भी किया, फिर बेंगलोर में जो इनके इंडिया हेड थे उनके, मतलब अब सरकार कहती नहीं, सरकार आजकल कहती है क्या, हम तो ऐसे ही मतलब हम आपके यहाँ इंस्पेक्शन पे गए थे, छापा को वो इंस्पेक्शन बोलते हैं। खैर सरकार ने सब किया, लेकिन तीसरा उन्होंने कहा डोरसी ने कि उन्होंने ये धमकी दी कि हम आपके ऑफिस बंद कर देंगे। अब मेन ये है कि डोरसी का प्रश्न था, जो डोरसी इस इंटरव्यू को ये सब बताने के बाद डोरसी साहब ने पूछा कि दिस इज इंडिया अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो अर्थ यह है कि क्या ये एक लोकतांत्रिक देश है, जो उन्होंने पूछा है। और अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, अगर मीडिया का आप रोक रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो ये प्रश्न कोई भी पूछेगा, ये स्वाभाविक प्रश्न है। ये प्रश्न इस देश के लोग भी पूछ रहे हैं, ये प्रश्न इस देश के पत्रकार भी पूछ रहे हैं। अब जैसे ये बात हुई तो बीजेपी सरकार के जो आईटी मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर साहब, वो तुरंत आ गए और उन्होंने 2 बातें कही। पहली बात में कहा, उन्होंने कहा ये टोटली सफेद, ये टोटल सरासर झूठ है। तो आप जरा ये सोचिए राजीव चंद्रशेखर साहब और क्या कहते ये सच है, क्योंकि झूठ बोलने का आपको याद है ना, गोवा में रेस्टोरेंट स्मृति ईरानी जी के बच्चे का किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस, कितने दावे के साथ। दूसरा कांग्रेस का कहना यह है कि झूठ बोलने से इसमें किसको लाभ मिलेगा। कांग्रेस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसका कांग्रेस ये पूछ रही है कि डोरसी को इसमें क्या लाभ मिलेगा, व्हाट ही विल बेनिफिट आउट ऑफ इट, अगर वो ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन बीजेपी को तो झूठ बोलने से साफ साफ लाभ मिलेगा, क्योंकि बीजेपी कटघरे में नहीं खड़ी होगी। तो बीजेपी के लिए लाजमी है ये कहना कि नहीं हमने नहीं कहता कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरा एक बात जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मुझे लगता है कि जो मंत्री जी ने सेल्फ एडमिटेड है, मंत्री जी कहते हैं कि 2020 से 2022 तक ट्विटर ने इंडियन लॉज को कंप्लाई नहीं कर रही थी। तो भाई साहब मंत्री जी, आप किस काम के लिए हैं? इस देश में एक कंपनी यहां के लॉ को कंप्लाई नहीं कर रही है, तो आप क्या कर रहे थे? आपकी सरकार क्या कर रही थी? एक्शन क्यों नहीं लिया? एक्शन कौन लेगा? एक्शन विपक्ष में बैठ के कांग्रेस पार्टी लेगी कि ममता बनर्जी बंगाल में लेंगी कि कोई और पार्टी लेगी? एक्शन आपको लेना था। तो आप अपने काम भी नहीं चुके, और इसके लिए भी एक जांच होनी चाहिए कि आपने ये एक्शन क्यों नहीं लिया। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब एक चीज और जरा समझ लीजिए, इसको खत्म करूं उससे पहले। ट्विटर में देखिए, ये तो आप समझ ही गए होंगे, ट्विटर को जैसे वो कह रहे हैं ना, डोर्स्की कह रहे हैं कि नहीं हमारे लिए बहुत बड़ी मार्केट है। अब मोदी जी दुनिया के 8वें इंसान बने हुए हैं, 87 मिलियन, 850 करोड़, 9 करोड़ के आसपास लोग फॉलो कर रहे हैं। इस लालच को क्या रोक पाएंगे कि नहीं इसको बंद ही कर दो इस साइट को? जिनको पब्लिसिटी ये सब अच्छा लगता है, ऐसा व्यक्ति क्या बंद कर पाएगा? ऐसा व्यक्ति क्या ये निर्णय ले पाएगा कि नहीं इसको ट्विटर को बंद कर दीजिए ट्विटर को? क्यों ट्विटर चला रहे हैं? ट्विटर एक चीज बोलता है, ट्विटर के यहां आता है मैनिपुलेटेड मीडिया। अब मैनिपुलेटेड मीडिया क्या है पहले ये समझ लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट समझने के लिए। एनी मीडिया, वीडियो, ऑडियो एंड इमेजेस
that have been deceptively altered or fabricated as manipulated media माना जाएगा। एक कोई भी ऐसा माध्यम मीडिया जिसको ऑल्टर किया गया है, जिसको फैब्रिकेट किया गया है, उसको मैनिपुलेटेड मीडिया, उनकी डेफिनेशन है ये ट्विटर की। तो इसको जब वो ये करते हैं तो जिसको मैनिपुलेटेड मीडिया बोलते हैं उसको फ्लैग ऑफ वो बोलते हैं कि हमने फ्लैग ऑफ कर दिया। तो वो फ्लैग ऑफ करने के लिए पहला फ्लैग ऑफ इंडिया में, जहां तक मेरी नॉलेज है, पॉलिटिकल फ्लैग ऑफ का पहला वो हक पाने का जो तगमा है वो हमारे अमित मालविया साहब को मिला है बीजेपी के, उनको फ्लैग ऑफ किया गया। फिर अब अमित मालविया साहब तो केवल उसके इंचार्ज हैं, सोशल मीडिया इंचार्ज हैं। अब गाली देने का डिपार्टमेंट तो एक दूसरा आदमी संभालता है जो सबसे ज़्यादा माना जाता है कि सबसे बढ़ चढ़ के गाली देते हैं, उनका नाम है संबित पात्रा साहब। संबित पात्रा साहब के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया करके फ्लैग ऑफ किया गया। ये मई 2021 की बात है। सरकार ने, अच्छा उसके बाद सरकार के, ये मैं एक आपको उसकी वो लगा दे रहा हूं क्लिपिंग, जो पेपर की जो न्यूज़ है। जैसे ही इनको मैनिपुलेटेड मीडिया करके फ्लैग ऑफ किया गया संबित पात्रा के उस मीडिया को जो मैनिपुलेटेड और फैब्रिकेटेड था एज पर ट्विटर, सरकार ने कहा टू रिमूव मैनिपुलेटेड मीडिया टैग। ये सरकार कह रही है ट्विटर से कि इसको 21 मई 2021 को कहा। 24 मई को दिल्ली पुलिस पहुंच गई ट्विटर के ऑफिस। ये कौन किस पे दबाव डाल रहा है इसको बहुत मुझे फिर से बताने की जरूरत नहीं है। मैनिपुलेटेड मीडिया, फ्लैग ऑफ, काम सब उल्टा पुल्टा मैनिपुलेशन का कर रहे हैं आप, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात यहां आ रही है। एक चीज बताइए कि सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो वो हैं हिंदुस्तान में, चाहे यूट्यूब, सब लोग क्यों मुकदमा कर लड़ रहे हैं आपसे? सब लोग क्यों सरकार के अगेंस्ट कोर्ट में हैं? आपके सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स किसी ना किसी बात पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जाते ही हैं। और 2-3 नाम मैं इसलिए याद दिला दूं कि वो भी जरा याद रख लीजिएगा। और ख़त्म मैं करूंगा तो एक, इट इज़ अ ट्रिब्यूट ऑल्सो एंड इट इज़ अ, मतलब देश के लिए गर्व की बात उसके साथ करूंगा। दिशा रवि क्या थी, क्यों आपने उसको वो किया? ग्रेटा थंबर्ग जो किसान आंदोलन के समय आपने उसको क्या बोला था? टूल किट आप ये सब करते थे। और एक लेटेस्ट नाम इसलिए क्योंकि उसको अभी हम लोगों ने बुला के लखनऊ में सम्मानित किया था जब हम नेशनल कॉन्क्लेव कर रहे थे। सना मट्टू, कश्मीर की एक यंग फोटो जर्नलिस्ट, उसको पुलित्जर मिला। पुलित्जर इस देश में बहुत कम लोगों को मिला है और सरकार उसको जाने नहीं दे रही पुलित्जर प्राइज़ लेने। मैंने हम सब लोगों ने उसको लखनऊ बुलाया, उसको सम्मानित किया। मैं एक छोटी सी क्लिपिंग लगा दे रहा हूँ, आप भी उसको देख लीजिए क्योंकि इट इज़ आपको सुन के आपको लगेगा कि आप सम्मानित हो रहे हैं। क्योंकि देश के क्या अगर कोई भी व्यक्ति इतने इंटरनेशनल जेन्युइन अवार्ड से सम्मानित होता है तो हम सबके लिए ये फ़ख्र की बात होती है। और ख़त्म करने से पहले मैं एक बात और कह दूं कि डेमोक्रेसी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो इंग्रेडिएंट है, जो उसकी आवश्यकता है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और फ्री प्रेस है। इन दोनों को अगर आप दबाने की, मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं दुनिया आपकी डेमोक्रेसी की तरफ ही नहीं देखेगी। इन रियलिटी ऑल्सो जो लोकतंत्र है वो कमज़ोर ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच।